नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के आधुनिक भारत की कक्षाओं में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा आधुनिक भारत की कक्षा पर यह 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बंगाल के नवाबों के साथ साथ इनके अंग्रेजों से होने वाले संघर्ष पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की होने वाली संधि को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बंगाल के सभी नवाबों को पढ़ना होगा दोस्तों, तभी हम उस परिस्थिति को समझ पाएंगे जिस कारण से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था इन नवाबों के साथ साथ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और इसे थोड़ा सा शेयर भी कर दो दोस्तों, ताकि आपके साथ दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं मैं दोस्तों। देखिए, आपको याद होगा जब मैंने आपको अंग्रेजों का भारत में आगमन और विस्तार समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि सन 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल बादशाह फारुखसियर के दरबार में एक सरमन आयोग भेजा गया, जो कि जिसमें 3 सदस्य थे। एक तो जॉन सरमन खुद उस आयोग के अध्यक्ष थे, इसके अलावा उसमें डॉक्टर हैमिल्टन थे और ख्वाजा सेहुर्द नाम का एक ट्रांसलेटर भी था। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। हमने देखा कि ये कुछ विशेष रियायतें प्राप्त करने के लिए फारुखसियर के पास गए थे, पर सन 1715 में फारुखसियर ने इन्हें इस प्रकार की किसी भी रियायत को देने से इनकार कर दिया। और हमने ये भी जाना कि फारुखसियर एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज भारत में कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं कर पा रहा था। फारुखसियर को मतलब मरने वाला है, किसी भी क्षण ये मर सकता है, ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी थी। ऐसे में एलोपैथी के माध्यम से डॉक्टर हैमिल्टन ने फारुखसियर को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, जिस बात से फारुखसियर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अंग्रेजों की सभी शर्तें मान ली, जिसे सन 1717 का फरमान कहा गया। क्या क्या शर्तें थी उसमें? पहली तो यही थी कि 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की उन्हें आज्ञा दी जाए। इसके अलावा हमने और क्या देखा? हमने देखा 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले सूरत में कर मुक्त व्यापार की परमिशन दी जाए। इसके अलावा सिक्के ढालने की परमिशन दी जाए और वे सिक्के मुगल साम्राज्य में चलेंगे, यानी न केवल उन क्षेत्रों में जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में जहां पर भी मुगल साम्राज्य है। इसका मतलब लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाने वाले सिक्के चलेंगे। इस शाही फरमान को ओमरा ने क्या कह करके पुकारा था? कंपनी का मैग्ना कार्टा, और इसे दस्तक के नाम से भी जाना गया था। यह एक प्रकार का लाइसेंस है, यानी कि अब आप बंगाल में व्यापार करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा बंगाल के नवाब को। और इसी कारण बंगाल के नवाबों ने इस शाही फरमान का विरोध किया, लेकिन ये शाही फरमान रनिंग में रहा और लगातार अंग्रेजों के साथ नवाबों का विरोध चलता रहा। ये जो कर होता था इसे चुंगी कहते थे। अंग्रेजों ने क्या करा कि इन्होंने खुद तो अब इन्हें कोई टैक्स देना नहीं है, भारतीय व्यापारी जो नवाब को कर देते थे उन्हें इन्होंने ये चुंगी, ये जो दस्तक पत्र है, ये किराए पे देना प्रारंभ कर दिया कि ऐसा करो, आपको सपोज करो नवाब को 100 रुपए टैक्स देना है, तो आप ये दस्तक लेके जाओ और नवाब को अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप हमें 70 रुपए दे दो, 30 रुपए का आपको फायदा। तो नवाबों का तो, बंगाल का तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो चलिए एक एक करके हम नवाबों को पढ़ते हैं और बंगाल का जो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मुर्शिद कुली खां सन 1717 में नवाब बना और सन 1727 तक बंगाल का नवाब रहा मुर्शिद कुली खां। देखो, मुर्शिद कुली खां को बंगाल सबसे पहले किसने भेजा, किस मुगल बादशाह ने भेजा? तो बंगाल में भेजा था इसे औरंगजेब ने। सन 1717 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे बंगाल भेजा, पर सूबेदार बना करके नहीं भेजा या नवाब बना करके नहीं भेजा, बल्कि बंगाल का दीवान बना करके भेजा। देखिए, एक सूबे में
एक प्रांत में एक होता था सूबेदार। सूबेदार जो कि शासन व्यवस्था को संभालता था, फौजदारी मुकदमों को देखता था, सुरक्षा को चाक चौबंद रखता था, उसे तो कहते थे सूबेदार। और जो वित्त विभाग को संभालता था, जो राजस्व को संभालता था, उसे कहते थे दीवान। तो राजस्व संभालने के लिए, वित्त विभाग को संभालने के लिए किसे नियुक्त किया बंगाल में? मुर्शिद कुली खां को। और उस समय में बंगाल का सूबेदार कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय में बंगाल का सूबेदार कौन है, तो बंगाल का सूबेदार है अजीम उस शान। ये औरंगजेब का ही पोता है, अजीम उस शान। अजीम उस शान बंगाल का सूबेदार है। और ऐसे ही समय में सन 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो चलो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सन 1717 में मुगल बादशाह है फारूक सियर। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बने हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद बने हैं जहांदार शाह। और जहांदार शाह के बाद कौन बना है? जहांदार शाह के बाद मुगल बादशाह बना है फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर ने इस अजीम उस शान के स्थान पर इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त कर दिया, यानी इस अजीम उस शान को हटा दिया और अजीम उस शान के स्थान पर किसे सूबेदार नियुक्त कर दिया? मुर्शिद कुली खां को। अब जब अजीम उस शान को हटा दिया गया है, मुर्शिद कुली खां को नियुक्त कर दिया गया है, तो अजीम उस शान से इसका विवाद होगा, सीधी सी बात है, मित्रता तो नहीं रहेगी। तो अजीम उस शान इस मुर्शिद कुली खां के कामों में लगातार अड़ंगा डाल रहा है। अब चूंकि एक लंबे समय से अजीम उस शान बंगाल का सूबेदार रहा है, तो इस वजह से वहां की ब्यूरोक्रेसी में इसकी अच्छी पैठ है और ये मुर्शिद कुली खां को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये साबित करने में लगा हुआ है कि मुर्शिद कुली खां एक अयोग्य व्यक्ति है, जो बंगाल जैसे महत्वपूर्ण सूबे को, बंगाल जैसे महत्वपूर्ण प्रांत को चला नहीं सकता। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मुर्शिद कुली खां ने क्या सोचा कि यार ये इतने समय से बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी ढाका में है और ढाका में इस अजीम उस शान की बहुत बड़ी पैठ है, क्योंकि ये लंबे समय से ढाका में रह रहा है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस राजधानी को ही हटा दें। और राजधानी को ढाका से ये कहां लेकर के चला गया? ये लेकर के चला गया दोस्तों मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में इसने नया ऑफिस, नई ब्यूरोक्रेसी खड़ी करी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी? तो मुर्शिद कुली खां ने, इसी ने इस मुर्शिदाबाद को बसाया था। तो मुर्शिदाबाद इसने राजधानी स्थानांतरित करी। या पूछ लेंगे कि मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहां पे थी? तो ढाका थी। राजधानियों के, बंगाल की राजधानियों के क्रम में कुछ प्रश्न आते हैं। बंगाल की पहली राजधानी है ढाका, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका से इस राजधानी को मुर्शिदाबाद लेकर के गया मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मीर कासिम बनेगा बंगाल का नवाब मीर जाफर के उपरांत। और वो मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी लेकर के गया मुंगेर। तो यानी राजधानियों का क्रम यदि हम देखें तो सबसे पहले राजधानी रही ढाका, फिर बनी मुर्शिदाबाद और फिर बनेगी मुंगेर। मुंगेर राजधानी किसने बनाई? तो मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया? तो मुर्शिद कुली खां ने। अब देखिए, समय नहीं मिलता, लेकिन कालांतर में यानी समय बीतने के साथ साथ मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को नवाब कहना शुरू कर दिया और उसने मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया स्वयं को, और घोषणा कर दी कि अब बंगाल मुगलों के अधीन नहीं है। देखिए, कुछ पुस्तकों में सन 1717 ही वर्ष दिया हुआ है, तो प्रश्न ये नहीं पूछा जाता ईयर को लेकर के। यदि आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में सन 1717 होगा, आप इसे टिक कर दीजिएगा। पर सन 1717 में तो इसे सूबेदार नियुक्त किया गया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूबेदार बनते से ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। समय लगा है, तो आगे चल के इसने अपने आप को नवाब कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसने स्वयं स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ इसने अपनी स्वतंत्रता की
घोषणा भी कर दी, यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब ये मुगल बादशाह के आदेशों को नहीं मानेगा। यदि मुगल बादशाह इसे आदेश दे कि जाओ गुजरात के विरुद्ध युद्ध करो, तो अब ये इस बात को न मानने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, किसी भी प्रकार का कर, किसी भी प्रकार का राजस्व अब बंगाल से दिल्ली नहीं भेजा जाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से यह व्यवहार करने लग गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इजारेदारी व्यवस्था को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था किसने शुरू करी है? तो ये मुर्शिद कुली खां ने ही शुरू करी है। इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है? इजारेदारी व्यवस्था एक प्रकार की भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि जमीन से भू राजस्व वसूलने के लिए, किसी गांव से भू राजस्व वसूलने के लिए सीधे सरकार की तरफ से अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते। प्रशासन जो है भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी नहीं उठाता, बल्कि उस गांव के किसी प्रभुत्वशाली व्यक्ति को जो है भू राजस्व वसूलने का ठेका दे देता है कि आप जो एक काम करो, गांव से भू राजस्व वसूलो, और कुछ निर्धारित दर कर निश्चित कर दी जाती है कि इतना पैसा, तो इतने परसेंटेज पैसा तो आप रख लेना, बाकी दरबार में जमा कर देना, शाही खजाने में जमा कर देना। इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी भू राजस्व वसूलने हेतु भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था कहलाती है। अब देखो, ठेके पर दे दिया, यदि वो ठेकेदार जो है ढंग से नहीं भू राजस्व वसूल रहा, या फिर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, शाही खजाने में पैसा कम जमा कर रहा है, तो उससे वो इजारेदारी छीनी जा सकती थी और किसी अन्य को इजारेदारी दी जा सकती है। तो बंगाल में इजारेदारी को लेकर के दो व्यक्तियों के ऊपर प्रश्न आते हैं। एक तो ये कि बंगाल का वो कौन सा नवाब है जिसने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था शुरू करी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर हो जाता है वो हो जाता है मुर्शिद कुली खां। लेकिन अभी हम आगे चलेंगे कि पढ़ेंगे कि क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया और वॉरेन हेस्टिंग ने आकर के इस द्वैध शासन को समाप्त करा सन 1772 में। तो एक प्रश्न आता है कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर है जिसने बंगाल में इजारेदारी की व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो ऑप्शन में क्लाइव हो सकता है, वॉरेन हेस्टिंग हो सकता है, वेलेजली हो सकता है, इस तरीके से कुछ नाम हो सकते हैं। कार्नवालिस एक ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त के लिए तो हम कार्नवालिस को पढ़ते हैं, सहायक संधि के लिए हम वेलेजली को पढ़ते हैं। बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था शुरू करने में यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। यानी यदि आपसे पूछ ले कि किस गवर्नर ने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ करी, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ करी, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। और इजारेदारी व्यवस्था क्या है? भू राजस्व वसूलने हेतु भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था कहलाती थी। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उड़ीसा और बिहार को लेकर के प्रश्न आता है। जब भी हम बंगाल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल थे उस समय। अक्सर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ पढ़ते हैं। तो बंगाल पहले सिर्फ बंगाल ही था, यानी कि जो आज पश्चिम बंगाल है और जो बांग्लादेश है उतना ही बंगाल था। उड़ीसा एक अलग प्रांत था। अकबर के समय में हम देखेंगे उड़ीसा एक अलग प्रांत था, और ये मुगल काल में वही अकबर के बाद की व्यवस्था चली आ रही है। तो उड़ीसा बंगाल से बिल्कुल डिफरेंट था, अलग ही प्रांत था। बिहार अलग प्रांत था, उड़ीसा अलग प्रांत था। तो उड़ीसा को जीत लिया है और बंगाल में मिला लिया है किसने? मुर्शिद कुली खां ने। यानी कि अब बंगाल जब भी होगा तो क्या होगा? बंगाल प्लस उड़ीसा, यानी बंगाल में अब उड़ीसा को भी शामिल कर लिया गया है। तो उड़ीसा को किसने जीता है? तो उड़ीसा को जीता है मुर्शिद कुली खां ने। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां की कोई पुत्र नहीं है, इसकी केवल एक पुत्री है और इसका दामाद था शुजाउद्दीन। तो सन 1727 में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का दूसरा नवाब बना। और यह कब से कब तक रहा? तो सन 1727 से यह 39 तक रहा। देखिए, इनमें से किसी के भी अंग्रेजों से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं और बंगाल की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
तो ध्यान रखिएगा ये मुर्शिद कुली खां का दामाद है और इसने बिहार को जीता है, यानी उड़ीसा को किसने जीता है? मुर्शिद कुली खां ने। और बिहार को किसने जीता है? शुजाउद्दीन ने। यानी अब जब भी हम बंगाल लिखेंगे तो इसका तात्पर्य है बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा। पर इसने गड़बड़ कर दी है दोस्तों। क्या गड़बड़ कर दी? गड़बड़ तो नहीं थी, फैसला तो बढ़िया था, पर आगे चल के इसके लिए गलत हो गया साबित। क्या कि बिहार में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है अलीवर्दी खां, और इस अलीवर्दी खां को नायाब सूबेदार नियुक्त कर दिया है। देखिए सूबेदार तो वो खुद ही है, एक प्रकार से स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं, पर हैं तो मुगलों के सूबेदार ही। तो बिहार में सूबेदार न कहकर के इन्होंने नायाब सूबेदार का नायाब सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसे? अलीवर्दी खां को। और ये अलीवर्दी खां जितना योग्य है ना दोस्तों, उतना ही महत्वाकांक्षी भी है, और ये स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता है, और ऐसे व्यक्ति को बिहार का नायाब सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब शुजाउद्दीन के समय में तो ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, धीरे धीरे प्रगति के पथ को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही शुजाउद्दीन की मृत्यु होगी सन 1739 में, उसके बाद इसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बनेगा। लेकिन तुरंत अलीवर्दी खां, इससे पहले कि सरफराज खां गद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए, अलीवर्दी खां इस पर कर देगा आक्रमण। और आक्रमण कर देगा तो कौन सा युद्ध होगा? एक युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध। क्या है? गिरिया का युद्ध। तो गिरिया, देखिए जो भी मैं आपको युद्ध पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग साथ साथ तैयार करते चलिए। हमने कई युद्ध देखे हैं। हमने सेंट थोमे का युद्ध देखा, हमने अंबूर का युद्ध देखा, हमने वांडी वाश का युद्ध देखा। तो इसी प्रकार एक युद्ध है गिरिया का युद्ध, क्योंकि ये वे युद्ध होते हैं दोस्तों जो अक्सर थोड़े अंडररेटेड हो जाते हैं, छुपे रह जाते हैं, और फिर अचानक से एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो गिरिया का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? तो शुजाउद्दीन और सरफराज खां के मध्य हुआ। और इस गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो सन 1739 में हुआ। और इस गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन का ये जो पुत्र है सरफराज खां, ये मारा गया। कौन? सरफराज खां मारा गया। और अलीवर्दी खां जो है बंगाल का अगला नवाब बनेगा। तो अब हम पढ़ेंगे अलीवर्दी खां को। ये देखिए गिरिया का युद्ध मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खां और सरफराज खां के मध्य लड़ा गया। सरफराज खां इस युद्ध में मारा गया, और अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नया नवाब बनता है। ये जो अलीवर्दी खां है ना दोस्तों, ये बंगाल का सबसे योग्य नवाब है। यानी अलीवर्दी खां से पहले जो भी नवाब बने हैं, या अलीवर्दी खां के बाद जितने भी नवाब बनेंगे, उन सभी में यदि सबसे योग्य नवाब आपसे पूछ लिया जाए तो वो यही अलीवर्दी खां है। पर ये अलीवर्दी खां ने सत्ता का परिवर्तन किया है, सरफराज को मार दिया है, और उसके स्थान पर खुद गद्दी पर बैठ गया है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी टैक्ट अपनाता है जिससे उसके पद को वैधानिकता मिल जाए। तो उसने दिमाग लगाया कि मेरे पद को कैसे वैधानिकता मिलेगी, कैसे मैं विधिवत रूप से बंगाल का नवाब कहलाऊंगा, कोई लुटेरा या कोई आक्रमणकर्ता नहीं। तो उसने सोचा कि यार ये जो बंगाल है ना, ये तो मुगलों का ही है। भले ही मुर्शिद कुली खां और मुर्शिद कुली खाने के उत्तराधिकारियों ने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, अपने आप को नवाब कहना शुरू कर दिया, पर ये रियासत तो मुगलों की है। तो एक काम करता हूं, मैं मुगलों के बादशाह से ही स्वीकृति ले लेता हूं। और उसने कहा कि देखो, मुगल बादशाह को चिट्ठी भेजी कि देखो मैंने इसलिए मारा है सरफराज को कि ये मुगलों को कोई कर नहीं भेज रहा है, मैं चाहता हूं कि ये जो रियासत है ये मुगलों के अधीन रहे, तो इस वजह से मैंने अलीवर्दी सरफराज खां की हत्या कर दी है। इसने मुगल बादशाह को 2 लाख रुपए नजराना भेजा, और मुगल बादशाह ने प्रसन्न होकर इसे पद की स्वीकृति दे दी कि ठीक है, अब तुम हमारी ओर से जो है शासन करो। भाई मुगल बादशाह को क्या फर्क पड़ रहा है, 2 लाख रुपए बैठे बिठाए मिल गए, बंगाल से तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। उसने कहा ठीक है, मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी राज्य करें या तुम राज्य करो, हमारा क्या जाता है,
हम तुम्हारे को पद की स्वीकृति देते हैं। अली वर्दी खां वैधानिक रूप से बंगाल का अगला नवाब बन गया। देखिए वैधानिकता की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपको मैं बताऊंगा, जब इलाहाबाद की संधि करी है क्लाइव ने मुगल बादशाह से, तो उस मुगल बादशाह के पास एक खेत तक नहीं है किसी को कुछ देने के लिए, जिससे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेंगे। उस मुगल बादशाह के पास खुद के लिए खेत नहीं है और वो पूरे के पूरे 3 प्रांत दे देता है अंग्रेजों को। उस मीर बख्शी ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर रखा है, उसको दिल्ली में घुसने नहीं दे रहा, वो दूसरों के महलों में पड़ा हुआ है, अवध में पड़ा हुआ है, उसके पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेज उससे 3 प्रांत ले रहे। क्यों? क्योंकि वो वैधानिक रूप से तो बादशाह है ना। तो वैधानिकता किसी भी चीज की स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से अली वर्दी खां ने वैधानिकता प्राप्त करी है मुगल बादशाह से स्वीकृति लेकर के पद की, और अब वह विधिवत रूप से शासक है बंगाल का। देखिए दोस्तों, एक बीच में एक स्लाइड थी, वो पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो स्लाइड जो है मिल नहीं रही है। तो मैं उस स्लाइड में 2 पॉइंट्स थे, मैं आपको वो पॉइंट्स नोट करा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं, अली वर्दी खां ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को चेतावनी। देखिए अंग्रेजों से सभी नवाबों का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो अंग्रेज जो हैं चुंगी अदा नहीं कर रहे हैं, कर बंगाल को दे नहीं रहे हैं, दूसरी बंगाल में लगातार सेना में वृद्धि कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि वे लोग भारत में शासन करना चाह रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है वो बनाया बंगाल में। यानी बंगाल में अली वर्दी खां समझ रहा है कि ये बंगाल में नवाबों को हटा करके कब्जा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम एक व्यापारी हो, किले बंदी एवं सेना रखना तुम्हारा कार्य नहीं, बंगाल में तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यानी तुम ये जो फैक्ट्रियां बना रहे हो, उसने पूछा अंग्रेजों से कि तुम ये जो किलेबंदी कर रहे हो और ये सेना रख रहे हो, तुम किस लिए कर रहे हो? तो उसने कहा कि देखो हमें लगातार फ्रांसीसियों का खतरा है, इस वजह से हमें अपनी सुरक्षा के लिए सब करना पड़ेगा। उसने फ्रांसीसियों से भी यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से खतरा है। तो उसने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों ना व्यापारी हो, व्यापार करो, ये किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं है, सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम बंगाल में व्यापार कर रहे हो और मैं बंगाल का नवाब हूं, तो तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये सब हटाओ, ये किलेबंदी नहीं चलेगी, ये तुम्हें सेना नहीं रखने दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बाद 2 पॉइंट और नोट कीजिए। एक तो ये है कि अली वर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है। मधुमक्खी से की है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो प्रश्न का उत्तर होगा अली वर्दी खां। देखिए अली वर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को समझाया था कि ये जो अंग्रेज है ना दोस्तों, ये मधुमक्खी के समान है। एक मधुमक्खी कैसी होती है? मधुमक्खी को यदि छेड़ा ना जाए और तरीके से काम लिया जाए, उसके साथ टैक्ट से काम लिया जाए, तो आप मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त कर सकते हो। पर यदि आप मधुमक्खी को गलत तरीके से बिना कारण छेड़ोगे और उसके छत्ते में हाथ डालोगे तो वो तुम्हें डंक मारेगी। यानी अली वर्दी खां समझाना चाह रहे हैं अंग्रेजों को, अपने उत्तराधिकारी को, कि इन अंग्रेजों से बहुत व्यवस्थित तरीके से तुम्हें निपटना पड़ेगा। यदि अनायास ही तुम इसे परेशान करोगे तो ये तुम्हें डंक मारेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सिराजुद्दौला जो है अली वर्दी खां की बात समझ नहीं पाया, और देखिए वो छेड़ेगा अंग्रेजों को और अंग्रेज उसे डंक मारेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। एक फैक्ट याद रखिए कि अली वर्दी खां के समय में, अली वर्दी खां के काल में पूछा जाता है, ये दोनों फैक्ट इस वजह से लिखा रहा हूं, अली वर्दी खां के काल में मराठा सरदार
रघुजी भोंसले, ये नाम याद रखिएगा, रघुजी भोंसले। मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया। तो बंगाल पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अलीवर्दी खां क्या है, मराठों से लड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि मराठा इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, तो अलीवर्दी खां बंगाल मराठाओं से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और इस संधि के तौर पे मराठाओं को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना स्वीकार कर लेता है। यानी मराठा अलीवर्दी खां द्वारा मराठाओं को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना स्वीकार किया जाता है। साथ ही उड़ीसा का राजस्व, उड़ीसा का राजस्व भी मराठाओं को दिया जाता है। दिया जाता है। यानी ये बहुत बड़ी हानि हुई है अलीवर्दी खां को। देखिए, उसने सिर्फ 2 लाख रुपए नजराना दिया था मुगल बादशाह को, लेकिन यहां मराठाओं को 12 लाख रुपए वार्षिक देने पड़ रहे हैं। और साथ ही उड़ीसा का राजस्व देना भी मराठाओं को, उड़ीसा का राजस्व मराठाओं को देना भी स्वीकार करना पड़ रहा है। तो एक अच्छी खासी हानि हुई है, लेकिन फिर भी अलीवर्दी खां ने अपनी सूझबूझ से बंगाल को बचा लिया है, क्योंकि मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति थे और यदि बंगाल पर आक्रमण करते, बंगाल से युद्ध करते, तो बंगाल सीधी सी बात है पराजित होता और बंगाल पर कब्जा हो जाता, किसका, मराठाओं का। तो एक प्रकार से कब्जा होने से रक्षा कर ली है अलीवर्दी खां ने मराठाओं से बंगाल की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, उसकी केवल 3 पुत्रियां हैं। और इनमें से एक पुत्री का जो विवाह है वो ढाका के नवाब से हुआ है। किससे हुआ है, ढाका के नवाब से। और इस ढाका के नवाब की जो पत्नी है ना, उसका नाम है घसीटी बेगम। देखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां मैंने आपको ये नाम लिखा है। ढाका के नवाब की पत्नी है घसीटी बेगम, और उसकी दूसरी बेटी का विवाह हुआ है पूर्णिया के नवाब से। और इस पूर्णिया के नवाब का जो पुत्र है वो है शौकत जंग। ये आगे चल के पूर्णिया का बन गया नवाब। और जो पटना का नवाब है उससे सबसे छोटी बेटी का विवाह हुआ है, और उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो हुआ है सिराजुद्दौला। और इस सिराजुद्दौला को ही अलीवर्दी खां अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। अब देखिए, जब सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर देगा तो ये शौकत जंग और ये घसीटी बेगम इससे चिढ़ जाएंगे। किससे, सिराजुद्दौला से। और किसी भी प्रकार सिराजुद्दौला को पराजित करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक युद्ध होगा, और उस युद्ध का क्या नाम है, उस युद्ध का नाम है मनिहारी का युद्ध। देखिए, अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना, उससे पहले जो युद्ध उसने लड़ा सरफराज खां के विरुद्ध, वह युद्ध था गिरिया का युद्ध, जो सन 1739 में लड़ा गया। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो शौकत जंग इस पर आक्रमण करता है, और जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध है, वो युद्ध है मनिहारी का युद्ध। ये युद्ध सिराजुद्दौला और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के मध्य लड़ा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, शौकत जंग का साथ अंग्रेज दे रहे कुछ हद तक, और लेकिन घसीटी बेगम की सेना भी शौकत जंग का साथ दे रही है। पर इस युद्ध में शौकत जंग की क्या हो जाती है, शौकत जंग की इस युद्ध में पराजय हो जाती है। यानी कि बंगाल में इसके जो प्रतिरोधी थे शौकत जंग और घसीटी बेगम, उनका अंत हो जाता है और इसकी शक्ति बंगाल में स्थापित हो जाती है। देखिए, ये बहुत लंबे समय तक रूल कर सकता था, पर इसने अलीवर्दी खां की बात नहीं मानी। अलीवर्दी खां ने क्या कहा था कि अंग्रेजों को छेड़ना मत, बिना किसी योजना के। अगर तुम अंग्रेजों को व्यवस्थित तरीके से हटाओगे तो तुम्हें शहद प्राप्त होगा, ये मधुमक्खी हैं, पर इन्हें छेड़ोगे तो तुम्हें डंक मारेंगे।
तो लेकिन इसने ये बात समझी नहीं और अंग्रेजों से इसका मतभेद हो गया। देखिए बंगाल के सभी नवाबों के मतभेद चल रहे हैं अंग्रेजों से, लेकिन अभी तक किसी भी नवाब ने अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं करा। पर इस सिराजुद्दौला ने बादशाह बनते से, देखिए 56 में तो बादशाह बना, मनिहारी का युद्ध कर रहा है, अभी अपनी स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन इसने फिर भी 4 जून सन 1756 को, देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहा हूं, तो आप इस डेट को याद मत रखिएगा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए। तो इतना याद रखिए कि अंग्रेजों से इसका मतभेद हो गया और अंग्रेजों का एक केंद्र है कासिम बाजार, और इस कासिम बाजार पर इसने आक्रमण कर दिया। कोई बात नहीं, छोटा सा केंद्र था, कर दिया, अंग्रेज भुला भी देते, पर अपनी इस विजय से ना ये बड़ा ही खुश हो गया। और 20 जून सन 1756 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बताऊंगा, सारी डेट्स याद नहीं रख सकते आप। तो 20 जून सन 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में स्थित विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। देखिए मुझे भी ये सारे फैक्ट्स पता हैं, ये डेट मुझे भी नहीं पता, डेट मैं पढ़ाते टाइम इनको याद करके जाता हूं या फिर ये मैंने यहाँ पर देख करके लिखी है, सीधी सी बात है, सच बोलता हूं। तो आप लोगों को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना मैंने तो याद कर रखी है तो आपको भी याद करनी नहीं करनी। बाकी करना चाहो एक्स्ट्रा जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो, पूरी लाइब्रेरीज खुली पड़ी, और सिलेक्शन के लिए जो जरूरी होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेट इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। तो पहले कासिम बाजार पर आक्रमण किया, फिर विलियम फोर्ट को भी जीत लिया, और विलियम फोर्ट को जीत लिया मतलब अंग्रेजों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। कलकत्ता में फैक्ट्री स्थापित करके विलियम फोर्ट को जीत करके उसे केंद्र बनाया था सन 1787 में, सॉरी 1687 में अंग्रेजों ने, और उस विलियम फोर्ट से अभी तक शासन कर रहे हैं अंग्रेज। और 20 जून सन 1756 को विलियम फोर्ट को जीत लिया है सिराजुद्दौला ने। विलियम फोर्ट का जो गवर्नर है विलियम ड्रैक और सेनापति मिनचिन, वो कलकत्ता से भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है फुल्टा द्वीप, वहां चले गए, यानी विलियम फोर्ट को छोड़ दिया। विलियम फोर्ट पर कब्जा हो गया सिराजुद्दौला का, और हर ओर अंग्रेजों की हो रही है बेइज्जती। लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया सिराजुद्दौला ने तो अंग्रेजों को विलियम फोर्ट से ही भगा दिया, और अंग्रेज बड़े ही परेशान हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने एक अधिकारी है, चलिए इससे पहले एक घटना घटती है काल कोठरी की घटना, वो और पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप काल कोठरी की घटना। अब देखिए इस विलियम फोर्ट पर कब्जा कर लिया है, हालांकि ये जो घटना है ना काल कोठरी की घटना, ये सिराजुद्दौला के चरित्र पर लगा हुआ एक धब्बा है, पर इस घटना का वर्णन केवल अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने करा है। उस समय जितने भी भारतीय इतिहासकार थे उनमें से कोई भी इस घटना का वर्णन नहीं करता। जैसे कि एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, क्या नाम है, गुलाम हुसैन, और गुलाम हुसैन की एक पुस्तक है सियारुल मुतखैरिन, सियारुल मुतखैरिन। इस सियारुल मुतखैरिन में गुलाम हुसैन इस समय की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का वर्णन करते हैं इस पुस्तक में, लेकिन वो भी इस काल कोठरी की घटना का वर्णन नहीं करते। यानी कि इस काल कोठरी की घटना की जो सत्यता है ना वो प्रमाणित नहीं है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक हवा बनाने के लिए इस घटना को क्रिएट किया है, एक झूठी घटना है। पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ये घटना है क्या। तो इस घटना कुछ ऐसी है कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम को जीत लिया तो 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया, और वह कोठरी कितनी बड़ी थी, 18 बाई 14 बाई 10 की थी, यानी 18 फुट की इसकी चौड़ाई है, 18 फुट की लंबाई है, 14 फुट की चौड़ाई है, और 10 फुट की इसकी ऊंचाई है। बड़ी कोठरी है, पर 146 लोग तो नहीं बंद किए जा सकते ना इस कोठरी में। तो उसने 146 लोगों को ठूस ठूस के बंद कर दिया, और कहते हैं जब दूसरे दिन कोठरी खोली गई तो केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे, और मरने वालों में कई स्त्रियां और कई बच्चे भी थे। तो इस घटना से विचलित हो गए अंग्रेज कि भैया एक तो विलियम फोर्ट पर कब्जा और इतने लोगों को मार दिया गया,
हर ओर अंग्रेजों की थू-थू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बदला लेने के लिए और फोर्ट विलियम को पुनः कब्जा करने के लिए बंगाल कलकत्ता के लोग अंग्रेज अधिकारी तो हार गए, तो कलकत्ता के बाद बचता या तो मद्रास से अधिकारी बुलाए जाएं या फिर बंबई से। तो बंबई तो दूर है ना, तो मद्रास से क्लाइव को बुलाया जाता है और क्लाइव के साथ ही वाटसन भी। क्लाइव और वाटसन अपनी अपनी सेना लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं और इस सिराजुद्दौला को पराजित करते हैं, विलियम फोर्ट पर पुनः कब्जा करते हैं। सिराजुद्दौला के साथ एक संधि होती है, अली नगर की संधि। ध्यान रखिएगा, पराजित हो गया है सिराजुद्दौला, यानी सिराजुद्दौला मानेगा अंग्रेजों की सारी शर्तें। तो सिराजुद्दौला के सामने क्या शर्त रखी कि एक तो ये जो तुम किलेबंदी नहीं करने देते हो ना, हमें याद करो, किलेबंदी नहीं करने दी अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को, और सिराजुद्दौला ने भी तो आक्रमण इसीलिए करा है कि ये किलेबंदी कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर के कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर आक्रमण कराया, तो उसने कहा कि अब हम किलेबंदी करेंगे और तुम हमें नहीं रोकोगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तो हार गए, क्या कर सकते हैं। उसने कहा हम सिक्के ढालेंगे और तुम हमें इस बात की परमिशन दोगे। हालांकि सिक्के ढालने की परमिशन तो सन 1717 के शाही फरमान से ही मिल चुकी है, पर बंगाल के नवाब स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहे हैं, तो वही वैधानिकता के लिए ये यहां भी डाल दी गई कि सिक्के ढालने की अनुमति आप हमें दोगे। और ये दोनों ही शर्तें अली नगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला ने मान ली। पर क्लाइव को यहां पर शांति नहीं मिली है। क्लाइव विलियम फोर्ट पर हुए आक्रमण का बदला लेना चाहता है सिराजुद्दौला से। इस वजह से वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करना आरंभ कर देता है। और देखिए, इस षड्यंत्र के तहत वह सिराजुद्दौला के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को अपनी तरफ कर लेता है, जिसमें से एक है मीर जाफर। कौन है ये सिराजुद्दौला को सेनापति लालच देता है इस मीर जाफर को और अपनी तरफ कर लेता है। यानी पूरा का पूरा मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी क्षेत्र है, वो अंग्रेजों की तरफ चला गया। यानी कि अब से सिराजुद्दौला के पास लड़ने के लिए कोई डिफेंस, कोई आर्मी बची नहीं है। और सिराजुद्दौला को ये पता भी नहीं है कि अब मेरे पास कोई आर्मी नहीं है, क्योंकि आर्मी तो मीर जाफर के कंट्रोल में है। साथ ही राय दुर्लभ कौन है? सिराजुद्दौला का दीवान, यानी कि जो प्रशासन संभालता है, वो भी अंग्रेजों की तरफ चला गया। यानी डिफेंस और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही अंग्रेजों की तरफ चले गए। यार लतीफ जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, दीवान जो वित्त संभालते हैं, भू राजस्व संभालता था, राय दुर्लभ, वो अंग्रेजों की तरफ चला गया। और यार लतीफ जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वह भी अंग्रेजों की तरफ चली गई। और जगत सेठ जो कि कैशियर है, जो खजाने पर नियंत्रण रखता है, उसको भी अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। और साथ ही अमीचंद नाम का एक व्यक्ति है, जो बंगाल का प्रसिद्ध व्यापारी है और सिराजुद्दौला का मित्र था। सिराजुद्दौला जिससे पैसे उधार लिया करता था, उसे भी अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। यानी आप समझिए, डिफेंस सिस्टम, भू राजस्व क्षेत्र, ब्यूरोक्रेसी और वित्त क्षेत्र, सब कुछ अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। और यही एक राज्य की नींव होती है। यानी अब ऐसा लग रहा है कि सिराजुद्दौला के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, और सिराजुद्दौला को इन सब की जानकारी भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब एक युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध, और सिराजुद्दौला सेना लेके वहां चले जाएगा। और सेना किसकी है? सेना है मीर जाफर की, जो कि लड़ने ही नहीं वाली प्लासी के युद्ध में। कहते हैं प्लासी के युद्ध के बाद इस अमीचंद की हत्या करवा देता है क्लाइव, क्योंकि इसकी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो चलिए अब देखेंगे हम प्लासी का युद्ध। अब देखिए, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, जगत सेठ अपने अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। किसके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में। लेकिन क्या ये सिराजुद्दौला का साथ देने वाले हैं? नहीं, ये साथ किसका देने वाले हैं? अंग्रेजों का। सिराजुद्दौला को जो साथ देंगे ना, वो केवल इसके दो मित्र देंगे, एक तो मीर मदान और एक मोहनलाल। ये सिराजुद्दौला के भरोसेमंद थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा खरीदा नहीं जा सका।
तो प्लासी का जो युद्ध होता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। प्लासी का जो युद्ध होता है वो 23 जून सन 1757 को लड़ा जाता है। ये प्लासी कहां पड़ता है? ये प्लासी पड़ता है बंगाल में। बंगाल में किस जिले में? नदिया जिले में, वर्तमान के नदिया जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी, गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है क्लाइव, वाटसन और किलोपैट्रिक। ध्यान रखिएगा, युद्ध की जो घोषणा है ना युद्ध के मैदान में, वो ये किलोपैट्रिक ही करेगा। युद्ध की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो वो किलोपैट्रिक के द्वारा की जाती है। तो कौन कौन है अंग्रेजों की तरफ? क्लाइव, वाटसन और किलोपैट्रिक। अब इस युद्ध में देखिए, ये युद्ध केवल छल कपट का युद्ध है, वास्तव में कोई युद्ध लड़ा ही नहीं जाएगा। जब दोनों की सेना आमने सामने खड़ी है, सिराजुद्दौला की सेना देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, वो सिराजुद्दौला से कहता है कि देखो ये अंग्रेज हैं कितने से, जरा जरा से छिटपुट से हमारे आगे खड़े, ऐसा करो आप निकलो यहाँ से, आप यहाँ कहाँ पूरे दिन खड़े रहोगे, मैं अभी इन अंग्रेजों को मार करके आता हूँ। और सिराजुद्दौला मीर जाफर पर भरोसा करता है और युद्ध के मैदान से चला जाता है। कहाँ से चला जाता है? युद्ध के मैदान से चला जाता है। देखिए, एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से किस जानवर पर बैठ करके गया? हाथी पर, ऊंट पर, घोड़े पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। देखिए, ये कोई प्रश्न नहीं है। अब ये किसी ने ये प्रश्न पढ़ रखा हो तो कोई सोचे कि बताया नहीं, तो मुझे पता है वो ऊंट पर बैठ करके गया था, पर ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। अगली बार कुछ और पूछ लेगा, तो कुछ प्रश्न तो छोड़े ही जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि ऊंट पर बैठ करके इस युद्ध के मैदान से चला गया। अब जब चला गया तो कोई बचा ही नहीं युद्ध लड़ने के लिए। इसके दो सेनापति थे जो इसके वफादार थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये थोड़ा सा लड़ते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। मीर जाफर का पुत्र मीरन, जिसे पहले ही निर्देश दिया गया था कि तू सिराजुद्दौला जैसी महल में वापस आए उसकी हत्या कर देना, तो सिराजुद्दौला महल में वापस आता है और सिराजुद्दौला की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और नया नवाब बनाया जाता है किसे? मीर जाफर को। तो दोस्तों, आज हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा और वो बंगाल के सभी नवाबों को हमने देखा। अब प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर का नवाब बनना, फिर मीर कासिम का नवाब बनना, फिर बक्सर का युद्ध होना, इलाहाबाद की संधि होना, बंगाल में द्वैध शासन का लगाया जाना, और फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया जाना। इन सभी पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स को भी देखिए दोस्तों। पूरे तन्मयता से, पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। नोट्स देख के आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि इतने अच्छे नोट्स आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ही तैयार करवाए जाते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत से दोस्त लोग YouTube पर पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास भी कीजिएगा। इतने सिस्टमेटिक तरीके से, इतनी डिटेल से, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाने वाले हैं। मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं, मैं तो उनके चरणों की भी धूल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, फ्री लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो YouTube पर पढ़े हुए हैं, उसमें से उनमें और इसमें आप कंपैरिजन करके देखिएगा, अंतर आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन क्योंकि वो बड़े बड़े चैनल्स हैं और वहाँ पर कुछ भी वो वीडियो उठा के डाल देते हैं तो लाखों में व्यू आ जाते हैं। यहाँ तो 30, 35, 60, 50, 100। पर ठीक है, कोई नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे। जब तक एक मित्र भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा हम पढ़ाएंगे, और हमने RO के एग्जाम तक हम लेकर के जाएंगे। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।